समय गांव का एक साधारण घर। अर्नब अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखते हुए, प्रिया, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होंगी। आप फिर वही बात कर रहे हैं। इस पूरे राज्य में सूर्यपुत्र के नाम से कोई नहीं जानता आपको, लेकिन फिर भी आप लकड़हारा ही रहना चाहते हैं। सूर्यपुत्र तो सिर्फ मेरे बचपन का उपनाम है, जो मेरी चतुरता के लिए मिला था। उसका मेरे काम से क्या लेना देना। मैं तो बस अपने हाथों से मेहनत करना पसंद करता हूँ। बहुत लेना देना है। आप इतनी मुश्किल पहेलियां सुलझाते हैं, जटिल समस्याओं का हल निकाल लेते हैं, तो आपको इस तरह मामूली काम में अपना जीवन क्यों बिताना है? आपको तो सम्राट इंद्रजीत के दरबार में सलाहकार होना चाहिए। आपकी बुद्धिमानी का उपयोग होना चाहिए। हर काम का अपना सम्मान होता है प्रिया। एक लकड़हारा भी अपने परिवार और अपने राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण काम करता है। वैसे भी मैं इस बारे में बहुत कम सोचता हूँ। अब मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अर्नब मुस्कुराता है और बाहर निकल जाता है। कुछ कदम चलने पर उसे उसका मित्र दीपक मिलता है, जो बहुत परेशान दिख रहा होता है। दीपक, क्या हुआ? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्या सब ठीक है? क्या बताऊं भाई, कल रात मैंने अपनी तिजोरी में अपनी सारी बचत सोने के मुद्राएं रखी थी, लेकिन आज सुबह जब गिनती की तो कुछ मुद्राएं गायब थी। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारा घर तो बंद था। शक तो नहीं कर सकता। मेरा नौकर सुरेश सालों से मेरे साथ है। वो तो परिवार के सदस्य जैसा है। मैं उस पर शक कर ही नहीं सकता। बस समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मुद्राएं कहाँ जा सकती हैं। मेरी तिजोरी की चाबी सिर्फ मेरे और माया के पास रहती है। मुझे अपने घर ले चलो दीपक। हो सकता है मैं तुम्हारी इस पहेली का कुछ हल निकाल पाऊं। चलो अर्नब, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ही कुछ कर सकते हो। दोनों दीपक के घर की ओर बढ़ते हैं। घर के अंदर दीपक की पत्नी माया और नौकर सुरेश चिंता में बैठे होते हैं। अर्नब ध्यान से तिजोरी खोलकर देखता है। उसमें अभी भी कुछ सोने की मुद्राएं रखी होती हैं, लेकिन उसकी नजर जमीन पर जाती है, जहां गीली मिट्टी के पैरों के निशान होते हैं। भाभी, कल आप अपनी बहन सरिता के घर गई थी ना? हाँ, उसकी बेटी बीमार थी तो मैं उसे देखने गई थी। पर आपको कैसे पता? और क्या कल रात बारिश भी हुई थी? हाँ हुई थी। बहुत तेज बारिश हुई थी। माया, सच बताओ, क्या तुमने तिजोरी से मुद्राएं निकाली थी? हाँ, मैंने निकाली थी। सरिता की बेटी की हालत बहुत खराब थी। उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर मैं आपसे कहती तो आप मना कर देते, इसलिए मैंने बिना पूछे ही। मुझे माफ कर दीजिए। दीपक अर्नब की ओर देखता है, जो बस एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा है। दीपक आश्चर्य से पूछता है, अर्नब, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? जब मैंने भाभी से पूछा कि क्या वो कल सरिता के घर गई थी और क्या बारिश हुई थी, तो उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया था। तिजोरी के नीचे गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, और वे किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं के हो सकते थे, क्योंकि नौकर तो घर से बाहर नहीं गया था। जो व्यक्ति सच छिपाना चाहता है, उसका चेहरा खुद ही सब बता देता है। तुम तो सच में सूर्यपुत्र हो। तुम्हें लकड़हारा नहीं बल्कि सम्राट के दरबार में होना चाहिए। ऐसा तो मेरी पत्नी भी कहती है। अर्नब अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। अर्नब जंगल में पहुंचकर एक विशाल पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला ही होता है कि अचानक पेड़ में से नीली लपटें भड़क उठती हैं। वो घबराकर पीछे हटता है, लेकिन देखते ही देखते आग चारों ओर फैल जाती है। यह क्या हो रहा है? जंगल में ऐसे अचानक आग कैसे लग सकती है? यह कोई साधारण आग नहीं है। इसमें जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अर्नब बिना लकड़ी काटे तेजी से गांव की ओर लौट जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, प्रिया डरी हुई उसके पास आती है। अर्नब, क्या तुमने सुना? हमारे चाचा के खेतों में और गांव के दूसरे जमींदारों के खेतों में भी आग लग गई है। क्या? ये सुनकर अर्नब तुरंत बाहर भागता है। उसके चाचा और कुछ किसान वहाँ खड़े हैं। उनके चेहरों पर गहरी चिंता के बादल छाए हुए हैं। ये सच है, और सिर्फ हमारे खेत नहीं बल्कि पूरे राज्य के खेत जलकर राख हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। ये सुनकर अर्नब गहरी सोच में पड़ जाता है।
सम्राट इंद्रजीत अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास उनके प्रधानमंत्री जयंत खड़े हैं। तभी एक किसान घबराया हुआ दरबार में आता है। महाराज, पूरे केशव नगर के खेतों में आग लग गई है। सभी फसलें जलकर राख हो गई हैं। महाराज, यह सत्य है और यह भी सुनने में आया है कि जंगल में भी आग लगी है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। मंत्री जयंत, आखिर ये सब क्या हो रहा है? खेतों में आग, जंगल में अचानक उठी लपटें, ये सब साधारण घटनाएं नहीं लगती। आपका क्या विचार है? महाराज, ये निश्चित ही कोई अलौकिक घटना है। जब किसी राजा के राज्य में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, तो केवल सिद्ध पुरुष ही उसका हल बता सकते हैं। हमें किसी तपस्वी या साधु की सहायता लेनी चाहिए। ठीक कहते हो, किसी पहुंचे हुए साधु को बुलवाओ। हमें शीघ्र ही इस समस्या का पता लगाना होगा, इससे पहले कि पूरा राज्य संकट में डूब जाए। अगले दिन महल के दरबार में एक तेजस्वी साधु बैठे होते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, चेहरे पर गहरी शांति है। सम्राट इंद्रजीत और प्रधानमंत्री जयंत बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद साधु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की झलक है। महाराज, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हूँ। ये कोई साधारण समस्या नहीं है। क्या मतलब? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको तो इस आपदा का कारण देखना चाहिए। महाराज, जो कुछ भी हो रहा है वो साधारण नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि यह किसी प्राचीन श्राप का प्रभाव है और ये श्राप अत्यंत प्रबल है। इसकी जड़ बहुत गहरी है। सम्राट इंद्रजीत और मंत्री जयंत अवाक रह जाते हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। साधु कुछ और नहीं कहते, वो धीरे धीरे दरबार से बाहर चले जाते हैं। रात के समय सम्राट इंद्रजीत अपने महल की छत पर टहल रहे हैं। वो बहुत चिंतित हैं।